Namaskar, good morning, good afternoon to all of you. I welcome you all in the next video of thermodynamics. बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, गर्मी हो सर्दी हो द शो मस्ट गो ऑन। हमें तो अपना काम करना ही है। वो काम हम करेंगे, हम काम करते भी आए हैं। हमने वर्क डन बहुत डिटेल में डिस्कस किया सबने, और इसी गर्मी को कॉप अप करने के लिए तो हम इसको पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स को। किस तरीके से हम ठंडा ठंडा कूल कूल का एहसास करें, कितनी हीट एक्सचेंज करें, कितनी हीट सराउंडिंग से लें, सराउंडिंग को दें, क्या करें, स्वेटिंग से क्या होता है, स्वेटिंग से कूलिंग होती है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, इवेपोरेशन एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन से कूलिंग होती है। ये सब हमने पढ़ा। आप कहेंगे ये क्या भूल भुलैया सी स्टार्ट कर दी, बार 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 हीट 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 बोल रहे हैं और आप बोल रहे हो गर्मी को बर्दाश्त करना है। तो गर्मी को बर्दाश्त करना, हीट को बर्दाश्त करना, कितनी कैपेसिटी होगी बर्दाश्त करने की, ये सब तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। तो चलिए आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। इसको हम डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक टर्म्स थी उनको डिस्कस किया, थर्मोडायनेमिक्स का रोल इन रियल लाइफ डिस्कस किया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और उनकी डिटेल्स, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सबको डिटेल में डिस्कस किया। एंड वी टॉक्ड अबाउट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑल्सो। सारी टर्म्स को हमने बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। हमने वर्क डन भी किया, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इन सब की बातें करी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्वांटिटी की जिसकी ज़रूरत हमें है, बिकॉज इट इज़ इंटरलेटेड विद हीट इटसेल्फ, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट। से भी पहले मैं बात करना चाहूँगी हीट कैपेसिटी। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो आपको उसकी डेफिनेशन आ जाती है। हीट कैपेसिटी, हीट को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की हीट को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी। अब हम मेजर कैसे करेंगे भैया, उसको हीट दे के देते रहेंगे जब तक वो रिस्पांस नहीं दे रहा। आप मुझे मारते जाए, मैं ऐसे ही खड़ी हूँ, मेरे ऊपर कोई असर नहीं है उस चीज़ का। जब मैंने रिस्पांस देना शुरू कर दिया, मैंने भी धड़ाधड़ आपको मारना शुरू कर दिया, तब मेरी बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो गई। सो यही सब्सटेंसेस के साथ भी होता है कि हम सब्सटेंस को, मान लीजिए ये मेरे पास एक सब्सटेंस है और मैंने इसको हीट देनी शुरू कर दी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हीट को बर्दाश्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं क्या करूँगी, एक थर्मामीटर यहाँ पर लगा दूँगी एंड आई एम गिविंग इट द हीट इन कंटिन्यूशन। तो जितनी, और जब तक थर्मोडायनेमिक में, जब तक हमारे उस टेम्परेचर के अंदर जो हमने थर्मामीटर लगाया है उसके टेम्परेचर के अंदर 1 डिग्री का चेंज नहीं आ जाता, तब तक हम नेग्लिजिबल चेंज मानते हैं। वी विल नॉट कंसीडर कि कोई चेंज आया। तो जब तक हम हीट देते जा रहे हैं, जितनी हीट देने के बाद टेम्परेचर के अंदर 1 डिग्री का राइज़ हो जाए या 1 केल्विन का राइज़ हो जाए या 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यूनिट अमाउंट से टेम्परेचर चेंज हो जाए, इसका मतलब कि हमारी, आपकी, सबकी उस बॉडी ने, इस प्यारी सी बॉडी ने रिस्पांस देना शुरू कर दिया। भैया अब इसकी कैपेसिटी से बाहर हो गई है हीट, इसका टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो गया है। सो उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। The amount of heat required to raise the temperature of substance through 1 degree और 1 Kelvin, कि यूनिट अमाउंट से टेम्परेचर रेज करने के लिए आपको जितनी हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। बट हीट कैपेसिटी इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज्ड पैरामीटर, क्योंकि अगर मैं इस बॉडी को बड़ा ले लूँगी तो नेचुरली ज़्यादा हीट चाहिए इसका टेम्परेचर रेज करने के लिए, अगर कम लूँगी तो कम चाहिए। और जो ऐसे पैरामीटर्स डायमेंशन डिपेंडेंट होते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते। किसी काम के नहीं, बहुत सारे काम ले लेते हैं हम उनसे, लेकिन वी डोंट वांट सच क्वांटिटीज़ विच आर डायमेंशन डिपेंडेंट। तो बेसिकली यहाँ डायमेंशन डिपेंडेंट नहीं है ये, बेसिकली क्योंकि अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये मास डिपेंडेंट होता जा रहा है। सो हम मास इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटी है वो लेना चाहेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास कर दूंगी मैं, वो क्या बन जाएगी, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक ये हीट कैपेसिटी थी। सो नाउ हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, उसके अंदर अमाउंट कितनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, कितना मास प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। सो बेसिकली स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट टेम्परेचर चेंज।
कि अगर आपको टेम्परेचर भी यूनिट अमाउंट से चेंज करना है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से, और यूनिट मास ही सब्सटेंस का हो, तो उसका टेम्परेचर 1 यूनिट से रेज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस हीट को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिस्टम का रिस्पॉन्स चाहते हैं कि वो कितना वर्क करेगा, कब गर्म होगा, कब ठंडा होगा, तो हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पता होनी चाहिए कि भैया कितनी हीट के बाद वो रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बोलती जाऊँगी, आप लिखते जाइए, नोट्स बन जाएंगे लास्ट तक। आप लोगों को पहले डेफिनेशन लिखनी होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ बॉडी इट इज स्पेंट इन 2 ways। बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट द हीट सप्लाइड is consumed in 2 ways. Few part, number 1, you will say a part of heat energy is used up in increasing the temperature of the body. According to kinetic theory of gases या kinetic interpretation, increase in temperature means increase in internal energy itself. Hence average velocity of molecules also increases. So one part of this heat will be consumed in increasing the temperature, in increasing the internal energy of the substance. Number 2, the body may expand on heating such that a few part of heat is supplied is used up in expanding, or basically work is performed here during the expansion against external pressure। क्योंकि जब गैस एक्सपैंड होगी तो बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी उसके ऊपर लगेगा। जैसे हम लोगों ने कंटेनर कंसीडर किया था, पिस्टन कंसीडर किया था, अब गैस एक्सपैंड हो रही है तो पिस्टन को ऊपर को धकेलेगी, अब ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है तो उसके अगेंस्ट गैस को वर्क करना पड़ेगा। सो जो हीट सप्लाई करेंगे वो हीट क्या करेगी, वो एक्सपेंशन भी करेगी, और एक्सपेंशन की वजह से जो होगी विल बी एट द कॉस्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू कंपनसेट दैट, तो उसके अगेंस्ट वर्क डन होगा। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज कंज्यूम्ड इन 2 ways। इट फ्यू पार्ट इज गोइंग टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड फ्यू पार्ट इज गोइंग टू परफॉर्म वर्क। कुछ पार्ट हीट का वर्क परफॉर्म करता है और कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इन सबको इंक्रीज करता है। इतनी बात लिखने के बाद इसी टॉपिक के अंदर आपको क्या लिखना होगा, इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन हीटिंग इज़ वेरी स्मॉल। क्योंकि हमें पता है सॉलिड्स और लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है वो गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं, इसलिए कोई कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ता थोड़ी सी हीट देने से। देयरफॉर जो एक्सपेंशन है या वॉल्यूम में इंक्रीज़ है वो बड़ा स्मॉल होता है। देयरफॉर हीट एनर्जी गिवन इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली यूज्ड अप ओनली इन रेजिंग द टेम्परेचर। इसी वजह से जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं उनका टेम्परेचर जल्दी रेज होना शुरू हो जाता है। बट इन केस ऑफ गैसेस द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन हीटिंग इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि गैसेस में ऑलरेडी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, वो बेचारे पहले ही दूर दूर हैं, आपने और टेम्परेचर दे दिया और गर्मी कर दी, वो और दूर हो जाएंगे। And this happens because coefficient of expansion of a gas is much larger than that of liquids or solids। आपको यही लिखना होगा, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस का कंपैरिजन करना होगा। यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन हीटिंग इज़ वेरी स्मॉल and therefore heat energy given is consumed up only in raising the temperature, but in case of gases the increase in volume is appreciable on heating because coefficient of expansion of gas is much larger than that of liquids and solids. Therefore if a gas is heated or allowed to expand, the heat energy will be required not only to increase its temperature but also to perform work in overcoming external pressure during expansion. So इस वजह से जो गैसेस को हीट देना और सॉलिड्स और लिक्विड्स को हीट देना थोड़ा सा सेपरेट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हमें दिखता है, यहाँ पर टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही होगा, उसके साथ जो एक्सपेंशन होगी उसमें भी वर्क परफॉर्म होगा, जो कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बात करते भी हैं। सो ये जस्टिफाई हो जाता है। उसके बाद आपको अपना सिस्टम कंसीडर करना होगा। सपोज वी हैव अ गैस एनक्लोज्ड इन एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। जैसे हम हर बार अपने पुरानी जो करते आए हैं वीडियोस, उन सब के अंदर हम एक सिलेंडर अज्यूम करते हैं फिटेड विद अ पिस्टन, एरिया ए रहता है और इसके अंदर क्या रहती है, आइडियल गैस भरी रहती है। और इंसुलेटिंग सिलेंडर यहाँ पर हमने कंसीडर किया विद इंसुलेटिंग पिस्टन, क्योंकि अब हमें हीट के साथ कुछ जो है वो बातें करनी है। So piston is suddenly pushed in, therefore compression of gas occurs, the temperature of the gas rises although no heat is supplied to it because only work has been done on it.
सो सिर्फ वर्क करके भी हमने वो काम कर लिया। हमने पिस्टन को एकदम से कॉम्प्रेस किया, कॉम्प्रेस करते ही मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने पीछे भी कहा, एक तुम पास आए हीट को बढ़ाए, सो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं, हीट बढ़ती है और क्या होता है कि टेम्परेचर गैस का राइज़ हो जाता है। हमने बाहर से कोई हीट नहीं दी, हमने सिर्फ वर्क परफॉर्म किया, उस वर्क से टेम्परेचर राइज़ हो गया। सो स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्या है कि आप एनर्जी सप्लाई करें, वो किसी भी फॉर्म में करें, पर यूनिट मास, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। सो विल डिफाइन स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक ही बात है, इज इक्वल टू हीट एनर्जी सप्लाइड, जितनी हमने हीट दी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो हमें पता है, वर्क डन, हीट सप्लाइड हो गई, पर यूनिट मास, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका मास हो जाएगा स्मॉल m इनटू, यहाँ पर हम बात करेंगे राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, T से आप इसको लिख सकते हैं, टेम्परेचर T से डिनोट होता है। अगर आपको चेंज इन टेम्परेचर दिखाना है, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर ले रहे हैं, एक्चुअल टेम्परेचर नहीं, तो मैं इसको DT लिख लेती हूँ। अब हमें पता है, क्योंकि जो हीट है वो तो हमने दी ही नहीं, ठीक है, बट DT इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हेयर, बड़ी खास बात है। लेकिन फिर इसलिए यहाँ पर जब डेल्टा Q ज़ीरो हो गया तो स्पेसिफिक हीट जो रहेगी वो क्या बन जाएगी, ज़ीरो। टेम्परेचर चेंज हुआ, हीट हमने नहीं दी। जब तक हम हीट नहीं देंगे तब तक हम हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनकी बातें नहीं करेंगे। जब हीट देंगे हम तभी देखेंगे कि भैया इसको बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी, इसको टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। सो इफ़ अ गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड, आपको उसके बाद फिर से लिखना शुरू कर दीजिए, इफ़ अ गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली। अब आइसोथर्मल आपको समझ आ रहा होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय स्लोली रेजिंग द पिस्टन अपवर्ड्स। मैंने पिस्टन को धीरे 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 ऊपर उठाया, धीरे उठाएंगे क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में बोल रही हूँ। द वॉल्यूम ऑफ द इनक्लोज्ड गैस स्लोली इंक्रीजेज एंड गैस इज स्लोली कूल्ड। आइसोथर्मल प्रोसेस में धीरे 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 एक्सपेंशन कराएंगे, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो गैस जो है उसकी कूलिंग होगी, उसका टेम्परेचर कम होगा, एंड इफ़ रिक्वायर्ड हीट एनर्जी कैन बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू द कंडक्टिंग वॉल्स। तब हमारे सिलेंडर की वॉल्स कंडक्टिंग होती हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वॉल्स कंडक्टिंग है तो हीट जो है वो अंदर आती जाएगी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब उस केस के अंदर टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन हीट हमने सप्लाई करी है, हीट में चेंज आया है, हीट तो एक्सचेंज हुई है सराउंडिंग्स के साथ। सो बेसिकली क्या हो जाता है ऐसे केसेस के अंदर, अब मैं कह सकती हूँ देयरफॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस बिकम्स इनफाइनाइट, क्योंकि डेल्टा T यहाँ ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो नहीं है, तो स्पेसिफिक हीट क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन ज़ीरो इज इनफाइनाइट। सो वी कैन कंक्लूड दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कैन हैव एनी वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। इस केस के अंदर ज़ीरो थी, इस केस के अंदर इन्फिनिटी आ गई। यहाँ पर हीट, ये बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस था और ये बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ पता लग गई, उसकी रेंज पता लग गई, दैट इट कैन वेरी इट्स वैल्यूज़ फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस इन विच इट इज़ बीइंग हीटेड, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, दीज वैल्यूज़ गो ऑन चेंजिंग। देयरफॉर गैस डज नॉट पोजेस एनी यूनिक और सिंगल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। सो इस वजह से स्पेसिफिक हीट किसी भी गैस की कांस्टेंट नहीं होगी, इसकी वैल्यूज़ वेरी करेंगी। कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो दो टाइप की स्पेसिफिक हीट्स जो होती हैं वो बेसिकली होती हैं, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, हीट की बात करी, यहाँ से हमारे पास दो प्रोसेस, आइसोथर्मल की बात हो गई, एडियाबैटिक की बात हो गई, बचे कौन से, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक। अब हम उनकी बात कर लेंगे। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। दो टाइप की स्पेसिफिक हीट्स रहती हैं, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरी होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हो गई बात, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम डिनोट करते हैं C, इसके पैर में V बिठा दिया, इसको एंकलेट P पहना दी। CV एंड CP आर टर्म्ड एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर रिस्पेक्टिवली।
अब इनको डिफाइन करना है। बेसिकली आई विल टॉक अबाउट, आई विल कॉल देम मोलर स्पेसिफिक हीट्स, क्योंकि गैस की बात हो रही है तो हम मोल्स के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, तो मैं इनको कहूँगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो अब हमें डिफाइन करना है इनको। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस through 1 Kelvin or 1 degree Celsius by keeping the volume of the gas constant। डेफिनेशन वही रहेगी जिसको हम पहले भी लिख कर आए, मैंने बोला आपने लिखा। लेकिन यहाँ पर साथ में हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम। इधर डेफिनेशन क्या आ जाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस बाय कीपिंग द प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट। यहाँ पर हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, उधर हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। और यूनिट्स इनके क्या बन जाएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था इट वाज डेल्टा क्यू अपॉन एम अपॉन डेल्टा टी लिख लो या डी टी लिख लो। ये अभी हमने फॉर्मूला 2 मिनट पहले मैंने बात करी थी। तो यहाँ से इसके यूनिट्स जूल, और यहाँ पर बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर आ रही है गैस के केस में, सो जूल पर केल्विन पर मोल। अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रही हूँ तो यूनिट्स दोनों के ही CP है चाहे CV है, इनके यूनिट्स क्या रहेंगे, जूल पर केल्विन पर मोल। अब हम बात करेंगे इनकी एक्सप्रेशंस की, एक्सप्रेशन फॉर CV एंड एक्सप्रेशन फॉर CP, ये हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ आप सब हेडिंग दे दीजिएगा एक्सप्रेशन फॉर CV, और उसमें आप लिखेंगे कंसीडर 1 मोल ऑफ अ गैस such that delta Q amount of heat is given to the gas by keeping its volume constant, and suppose change in temperature occurring in the gas is dt, then Q will be equal to mc डेल्टा टी। आपको बेसिक डेफिनेशन पता होगी, जो हीट होती है दैट इज़ mc थीटा, आप लोअर क्लासेस में करते आए हैं, या फिर वहाँ पर c स्पेसिफिक हीट और थीटा बेसिकली टेम्परेचर चेंज, जिसको मैंने यहाँ पर डेल्टा टी लिख लिया है। सो Q इज़ इक्वल टू mc डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा Q अमाउंट की हीट जो है वो सप्लाई कर रही हूँ, 1 मोल गैस है मेरी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं करवा रही हूँ, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर dt है, तो यहाँ से डेल्टा Q किसके इक्वल आ गया, CV dt, इसके इक्वल आ गया। हमें पता है वर्क डन इन अ गैस इज PdV। पिछली वीडियोस के अंदर हमने इस एक्सप्रेशन को डिराइव भी किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस PdV, या फिर वर्क डन। अब जो है आप कंपेयर करें इन एक्सप्रेशंस को कि यहाँ पर जो डेल्टा Q है इसकी वैल्यू क्या है, CV dt है। और हमें ये पता है कि क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं ये सब, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज dV विल बी इक्वल टू 0। सो डेल्टा Q इज़ इक्वल टू du। यहाँ पर डेल्टा Q की वैल्यू CV dt है, मैं यहाँ पुट करवा देती हूँ, CV dt इज़ इक्वल टू du। तो CV इज़ इक्वल टू du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मेरे पास इसकी एक्सप्रेशन आ गई है। मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ दैट CV इज़ इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं डेल्टा T, इसके साथ आप जो मर्जी, इसके साथ आप कंप्लीट D भी लगा सकते हैं बिकॉज इज परफेक्ट डिफरेंशियल। अब जो है कि जो CV है इसकी एक नई डेफिनेशन यहाँ से आप लोग बना सकते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द सिस्टम विद टेम्परेचर। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हमें यहाँ से मिल गई। सो एग्जैक्टली प्रोसीडिंग इन द सेम वे वी कैन गेट द एक्सप्रेशन फॉर CP। बेसिकली CV वाज ऑल्सो डेल्टा Q बाई dt, वो था कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ हम ले लेंगे कांस्टेंट प्रेशर। एक्सप्रेशन सिमिलर रहेंगी, थोड़ा थोड़ा फर्क रहेगा, वहाँ पर वर्क डन 0 था, यहाँ वर्क डन 0 नहीं आएगा। सो इस वजह से ये जो डेल्टा Q है इट विल बी du प्लस PdV अपॉन dt, प्रेशर हमारा है कांस्टेंट, सो ये टर्म 0 नहीं हुई। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये तो थे इनके इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट। CP को डिस्कस किया, CV को डिस्कस किया, CP और CV में आपस में क्या रिश्ता है। तो चलिए इनके पाक और अजीज़ रिश्ते पर अब हम अपनी रोशनी डालते हैं। अब रोशनी कौन है, रोशनी लाइट है, यहाँ पर फिज़िक्स के पर्सन्स हैं हम।
So let us discuss relationship between specific heat capacities Cp and Cv. मेयर्स फॉर्मूला बोला जाता है इसको, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, तो अब हम उसको डिराइव करते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो इसको इरेज करके अब हम आगे बढ़ेंगे, बस आप मेरे पीछे पीछे चलते जाइए। मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के गंतव्य जो हैं गंतव्य पे पहुंचा दूंगी, तो आप जस्ट फॉलो करते जाइए। सो नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv, relationship between Cp and Cv, specific heat at constant volume and specific heat at constant pressure. Cv यहाँ पर specific heat at constant volume है, करिकुलम बेटे नहीं है आपका बायोडाटा नहीं है ये। So Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये भी पूछा जाता है कि वाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हैज़ हायर वैल्यू देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हाउ मच वो यहाँ से पता लग गई, वाई, इसकी बात भी हम करेंगे। सो इसके लिए फिर से आपको वही कंटेनर, हमारा आपका प्यारा सबका छोटा सा क्यूट सा कंटेनर कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर 1 मोल ऑफ अ गैस फिटेड विद अ पिस्टन कंटेन्ड इन अ कंटेनर, and suppose delta Q amount of heat is supplied to this gas, then according to first law of thermodynamics, इसको तो हमें derive करना है, delta Q is equal to du plus PdV. Heat given to the system is consumed in two ways, few part is going to increase internal energy and few part is going to perform the work done. Suppose this is equation number 1 and work done is PdV. This amount of heat can be supplied to the gas in two ways. नंबर 1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो पहली बात हम करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम की, उसके बाद हम जाएंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। जब मैंने कांस्टेंट किया वॉल्यूम, व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन दिस टर्म dV विल बिकम इक्वल टू 0। dV 0 हो जाएगा तो डेल्टा Q इक्वल टू du, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Let temperature of gas is increased by dT on absorbing the heat delta Q, then molar specific heat at constant volume is given by Cv is equal to delta Q by dt लिख सकते हैं आप। It is equal to, हमें पता है डेल्टा Q की वैल्यू जब पुट करवाएंगे आप तो क्या है du अपॉन dt। इतनी बात हम पीछे भी कर चुके हैं। यहाँ से du किसके इक्वल आ गया, Cv dt के इक्वल आ गया। ये सारी बातें हमने करी हैं। सो आई हैव जस्ट रिकैप्चुलेटेड दीज टर्म्स। अब हमें बात करनी है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसके बाद सेकंड, अब वॉल्यूम से बाहर आइए, अब हमें प्रेशर कांस्टेंट करना है। सो एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट इन दिस केस ऑल्सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज dt। यहाँ पर भी टेम्परेचर में इंक्रीज dt है। द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय Cp अगेन इज डेल्टा Q बाय dt, बट नाउ दिस डेल्टा Q इज du प्लस PdV अपॉन dt। अब यहाँ पर क्योंकि वर्क डन 0 नहीं है, सो आई विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन 1 हेयर। सो du प्लस PdV हो गया, बिकॉज डेल्टा हीट जो हमने दी है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एज वेल एज इट इज़ परफॉर्मिंग वर्क इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। सो यहाँ से Cp किसके इक्वल आ गया, du प्लस PdV। ये dt मैंने इधर ले लिया, Cp dt इज इक्वल टू du प्लस PdV, ये u है। ये एक्सप्रेशन आई हमारे पास। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 3 हेयर, यूजिंग 3 हमारा ये जो है एक्सप्रेशन Cp dt इज इक्वल टू Cv dt प्लस PdV। Cp और Cv अब एक एक्सप्रेशन में आ गए हैं, अब भिड़ गए हैं। अब हमें रिलेशनशिप देखनी है। अब PVT, इनमें जब भी रिलेशनशिप देखनी होती है हमारे पास एक ही अस्त्र है, एक ही शस्त्र है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। So we are going to use equation of state of a gas for 1 mole. PV is equal to RT. Differentiating this equation both sides, we will get अब विद रिस्पेक्ट टू T इसको कर लीजिए डिफ्रेंशिएट, dP अपॉन dt V प्लस V dP अपॉन dt, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, इज इक्वल टू R। ये dt मैंने उधर भगा दिया। सो V dP प्लस ये क्या हो गया, दोनों में यहाँ पर P कांस्टेंट रहेगा और V के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। सो P dV इज इक्वल टू R dt, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो PdV है, इस PdV की वैल्यू यहाँ से निकालिए,
और यहाँ पर पुट कर दीजिए। वन मोर थिंग हेयर इज़ कि हमें पता है क्योंकि हम अब जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। सो सिंस प्रेशर इज़ कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है हमारा आपका सबका, सो ये dp क्या हो जाएगा, 0। तो dp 0 होते ये टर्म क्या हो जाएगी, p dv इज़ इक्वल टू r dt। सो दिस 5 को इस 4 में पुट कर दीजिए, पुट 5 इन 4। जब यहाँ पुट करेंगे cp dt इज़ इक्वल टू cv dt प्लस r dt। कुछ सामने आ रही है कहानी, dt 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 सब में से कॉमन निकल कर हमने इसको भगा दिया। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे जाइए, वीडियो को पीछे धकेलिए थोड़ा सा, फिर से नोट कीजिए। सो dt 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 कैंसिल, cp इज़ इक्वल टू cv प्लस r और cp माइनस cv इज़ इक्वल टू r। इट्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स। और अगर मैं दोनों साइड्स मास से डिवाइड कर दूँ, cp बाई m माइनस cv बाई m इज़ इक्वल टू r बाई m। तो स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास स्मॉल cp स्मॉल cv, इसको स्मॉल r कहना हम शुरू कर देते हैं। r इज़ गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। और अगर हम बात करें हीट यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर cp माइनस cv इज़ इक्वल टू r बाई j आ जाएगा, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और ये वाली एक्सप्रेशन cp माइनस cv इज़ इक्वल टू स्मॉल r बाई j बन जाती है अगर हम इस एक्सप्रेशन को हीट यूनिट्स में लिखें। मींस जब जो हीट वर्क हैं इनके यूनिट्स डिफरेंट हो जाते हैं तो एक्सप्रेशन ये बन जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में स्पेसिफिक हीट जो होती है ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स भी सिलेबस में है। बहुत ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन आप लोगों के पास मटेरियल ज़रूर होना चाहिए। सो आई विल कीप ऑन स्पीकिंग, यू विल कीप ऑन नोटिंग डाउन, आपके नोट्स बन जाएंगे। बेसिक जो स्पेसिफिक हीट के बारे में बातें थी वो हमने सारी यहाँ पर कर ली हैं, इसी तरीके की वो है, बस एग्ज़ाम में लिखने का जो तरीका रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। Specific heat of saturated vapors. Specific heat of saturated vapors. मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग जैसे इसको नोट करिए। द स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ वेपर्स थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस सो द वेपर्स रिमेन सैचुरेटेड थ्रू आउट। जब सैचुरेटेड वेपर्स हैं तो वो सैचुरेटेड वेपर्स ही रहने चाहिए, बस टेम्परेचर में जो चेंज है वो 1 यूनिट अमाउंट का आ जाए और यूनिट मास भी हो, सिर्फ इतना फ़र्क है। गैस की जगह सैचुरेटेड वेपर्स आ जाएंगे, बाकी सारी कहानी सेम है। उसके बाद आपको लिखना होगा व्हेन वी हीट सैचुरेटेड वेपर्स एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम द वेपर्स बिकम अनसैचुरेटेड। ये बड़ी यहाँ पर एक ट्विस्ट क्रिएट हो जाता है। देयरफॉर वी कैन नॉट डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। तब हम वो बातें नहीं कर पाएंगे जो गैस में Cp और Cv की करी थी। सो टू कीप द वेपर सैचुरेटेड वी हैव टू रेज द प्रेशर सुटेबली एंड डिक्रीज द वॉल्यूम। हमें साथ साथ प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है और वॉल्यूम को कम करना पड़ता है। ये टर्म्स कांस्टेंट नहीं रहेंगे और इन प्रपोर्शन ये करना पड़ता है। So due to increase in pressure and decrease in volume, certain amount of work is done on the vapors which appear as heat. If the work done is equivalent to the heat required to raise the temperature of unit mass of saturated vapors, then specific heat of vapors become equal to 0. यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है कि आपको वेपर्स को सैचुरेटेड फॉर्म में रखना होता है। अगर आप प्रेशर चेंज नहीं करेंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे तो जो वेपर्स हैं वो अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। तो वो सैचुरेटेड फॉर्म में रखने के लिए हमें प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाना होता है और वॉल्यूम को धीरे धीरे उसी प्रपोर्शन में कम करना होता है ताकि वो सैचुरेटेड स्टेट में रहें। और अगर जितना वर्क हम उस काम में कर रहे हैं वही हमारी हीट सप्लाइड के इक्वल हो जाता है तो हीट ने बेसिकली जाके वही वर्क किया, मतलब वही प्रेशर और वॉल्यूम के साथ छेड़खानी करी, तो जो स्पेसिफिक हीट हो जाती है वो 0 मानी जाएगी क्योंकि टेम्परेचर में तो चेंज आएगा ही नहीं। सो सच वेपर्स डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। ऐसे वेपर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। इफ वर्क डन ऑन द वेपर्स इज लेस देन हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट मास ऑफ वेपर्स थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एन एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। अगर जो वर्क वेपर्स के ऊपर किया गया उनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो कम है तो हमें एडिशनल अमाउंट ऑफ जो वर्क है वो करना ही पड़ेगा। एंड द स्पेसिफिक हीट इन दिस केस इज पॉजिटिव, बस इतना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ईथर वेपर्स जो होते हैं वहाँ पर ऐसा रहता है।
Again, if amount of work done to increase the pressure is greater than heat required to raise the temperature of gas, then additional heat has to be removed. अगर ज़्यादा कम रह जाता है तो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, और ज़्यादा हो जाता है तो हमें additional heat बाहर निकालनी पड़ेगी to keep the vapors unsaturated. So the specific heat in such case becomes negative. एग्जाम्पल सैचुरेटेड वेपर्स ऑफ वाटर. सैचुरेटेड वेपर्स ऑफ वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो नेगेटिव होती है, ईथर वेपर्स की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो पॉजिटिव होती है. तो ये वेपर्स की कहानी है. अब आप कहेंगे कि भैया आप फिज़िक्स की अदालत में खड़े हैं, बिना प्रूफ के बात कैसे कर रहे हैं. तो चलिए आपको सबूत भी दिखा देते हैं इन सारी बातों का. सो यहाँ के लिए हम बात करेंगे क्लॉजियस लेटेंट हीट इक्वेशन की, जो हमें पता है C2 - C1 इक्वल टू dL/dt माइनस L/T ये रहती है. So this is specific heat, Clausius latent heat equation. C1 is specific heat of liquid in contact with its vapors, and C2 is specific heat of unsaturated vapors. L is latent heat of vaporization, T is the boiling point of the liquid, and experiments on variations of latent heat of vaporization of liquid have shown that dL/dt to be negative. Therefore, the term dL/dt minus L/T is always negative. तो ये टर्म हमेशा नेगेटिव हो जाएगी. सो उसकी वजह से देयर विल अराइज 3 केसेस. 3 केस यहाँ पर अराइज होंगे. केस नंबर 1, कौन सा केस 1 है कि अगर ये dL/dt माइनस L/T की जो टर्म है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन C1, इंडिविजुअली ये C1 से ग्रेटर हो जाए, तो जो ये हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा आपका सबका C2 है, ये क्या हो जाता है, लेस देन 0, ये नेगेटिव हो जाएगा. फॉर एग्जांपल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और 370, आप वाटर कंसीडर कीजिए एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन पे. अगर मैं वाटर की बात करूं तो जो dL/dt रहता है वो 0.64 वैल्यू रहती है इसकी. dL/dt की वैल्यू रहती है 0.64. आपको इसके यूनिट्स भी लिखने होते हैं, कैलोरीज पर ग्राम पर केल्विन. ये dL/dt की वैल्यू होती है. C1 की वैल्यू 0.01 कैलोरी पर ग्राम, 0.01 कैलोरी पर ग्राम. आप इसको अप्रॉक्सीमेटली Cp भी कह सकते हैं, होता नहीं है, कह सकते हैं. C2 की वैल्यू फिर क्या रहेगी, आप एक्सप्रेशन में ऊपर पुट कराइए. तो C2 क्या बन जाएगा, इट विल बी 1.01 जो हमारा होता है, और ये सॉरी 1 है 1.01 जो वैल्यू हो गई. C2 हमें निकालना है, C1 इधर आ गया 1.01. हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 0.64 को भी पुट करेंगे. सो माइनस 0.64 इनटू हमारे पास L/T भी पड़ा है, सो 540/373 माइनस 540/373. आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो L की वैल्यू है, सो L इज़ इक्वल टू 540 हमें पता है होता है वाटर के लिए 540 कैलोरीज पर ग्राम पर केल्विन. कैलोरीज पर ग्राम पर केल्विन. जब इस फैक्टर को आप सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम माइनस 1.07, क्योंकि C है और वही C के यूनिट्स कैलोरीज पर ग्राम ये रहते हैं. सो नेगेटिव हीट हेयर जो नेगेटिव आ गई है यहाँ पर वैल्यू, दिस नेगेटिव वैल्यू मीन्स हीट हैज़ टू बी रिमूव टू कीप द वेपर्स अनसैचुरेटेड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस. हो गया प्रूफ. अब अगर मैं बात करूं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, एक और बात आ जाती है कि व्हेन टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हो, बट हमें पता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो L/T क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज़. एंड इफ़ dL/dt माइनस L/T जो है वो इक्वल टू C1 ही हो जाए, तब जो हमारा आपका सबका C2 है वो 0 बन जाएगा. और फॉर स्टिल हायर टेम्परेचर्स, केस थर्ड, फॉर मोर देन दिस, फॉर स्टिल हायर टेम्परेचर्स, यहाँ पर क्या रहेगा कि ये जो हमारी टर्म है dL/dt माइनस L/T, दिस बिकम्स लेस देन C1. अगर ये लेस देन C1 और C2 से भी लेस हो, जब उससे लेस है तो उससे लेस तो अपने आप ही हो जाएगी, देन आवर टर्म बिकम्स, दिस टर्म बिकम्स पॉजिटिव. And the temperature T where specific heat changes from negative to positive value is called temperature of specific heat inversion. यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ 0 आ गई, यहाँ पॉजिटिव हो गई. तो जिस टेम्परेचर पे जाके ही 0 से नेगेटिव से पॉजिटिव बनती है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक हीट इन्वर्जन. इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट होना, चेंज होना.
सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट गैसेस की, अनसैचुरेटेड वेपर, सॉरी सैचुरेटेड वेपर्स की, नॉट अनसैचुरेटेड। सो इसके बाद हम और भी खूबसूरत एस्पेक्ट्स लेकर हाजिर होंगे थर्मोडायनामिक्स के। थैंक यू सो मच।